नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं कि लिखित परीक्षा जो भी होती है उसमें हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्योंकि सहायक आचार्य में आज सभी जगह लिखित परीक्षा कर दिया गया है और केबीएस और एनबीएस का जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें भी लिखित परीक्षा की मांग है। लेकिन वहाँ पे जैसे ईएमआरएस का मैं पेपर देख रहा था, वहाँ पे एक ही पंक्ति में आपका सारे उत्तर पूछ लिया गया था। जैसे हम लोगों में रहता है तो वो काफ़ी लंबे उत्तर लिखने रहते हैं 300-400 शब्द में। तो उस स्थिति से देखा जाए तो अगर हमको यूपीजीडीसी की लिखित परीक्षा हो गया, यूपीजीडीसी की लिखित परीक्षा हो गया, यूपीएससी की लिखित परीक्षा हो गया, उसमें हिंदी विषय जो है उसमें प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से लिखना है, क्या गलतियां करने से बचना है हम लोगों को, जिससे हमको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। कंटेंट जो है आपका वो मायने रखता है, क्वालिटी मैटर करती है या फिर क्वांटिटी मैटर करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। और देखिए कि पहला प्रश्न जैसे मैं नमूना ले रहा हूं कि पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करिए, इसमें दिया है। तो पुरानी हिंदी में दिखाया कि पुरानी हिंदी जो है अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसके स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं और आचार्य द्विवेदी ने इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है। तो जो आपका शुरुआती दौर रहना चाहिए, शुरुआती दौर वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। ये गलती नहीं करनी है कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको बनावटीपन नहीं दिखाना है। तो इन सब सारी गलतियों से बचना है। और एक चीज़ ये देखिए कि आलोचकों के कथन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, पंक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। पंक्तियों प्लस आलोचकों के कथन, इसको यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे उदीयमान हिंदी कहकर पुकारा है। और इनके जो है स्रोत मैंने दिखा दिया है कि सरहप्पा हैं, कड़हप्पा हैं, पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं, जैन कवि हैं। उसके बाद फिर मैं जो भी प्रश्न पूछा गया है, जो भी प्रश्न जैसे पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द आपका उत्तर रहना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द आपका उत्तर रहना चाहिए। ये ना हो कि आप लिख कुछ और रहे हैं, पूछा कुछ और गया है। ये सारी चीजें जो हैं छोटी छोटी गलतियां, व्याकरणिक अशुद्धियों से बचना है। व्याकरणिक जो गलतियां होती हैं उनसे बचना है, क्योंकि ये सब सारी चीजें जो हैं बारीकी से देखा जा रहा है। यहाँ पे मैं एक उत्तर को आप पे चर्चा कर रहा हूँ, फिर उसकी ध्वनि संबंधी विशेषताओं को दिखाया हूँ। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, ये सब सारी चीजें हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उदाहरण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। जैसे मेरी रणनीति थी तो उदाहरण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। उदाहरण, कथन और आपका निष्कर्ष जो है वह काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको देखते चलिए। मैं या मयूरी मैं नहीं माखन खायूं, फिर स्वरागम की जो प्रक्रिया हुई उसको मैंने दिखाया कि धर्म से कैसे धर्म हो जाता है। ध्वनिगत विशेषताएं हैं, उसको मैंने दिखा दिया। फिर उदाहरण देखो दिया गया है, उदाहरण अवधू रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजिब काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब यहाँ देखिए, पुरानी हिंदी में अनुनासीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है, उसका उदाहरण दे दिया। उदाहरण आप देते चलिए, या ना हो कि सिर्फ आप लिखते ही जाइए कि छ का रूप पश्चिमी हिंदी में खा होने लगा। यदि आप उदाहरण दे देते हैं तो उससे जो है वो चीजें प्रभावित होने लगती है। यहाँ पे देखिए, जैसे लक्ष्मण छा से खा में परिवर्तन हो गया, तो इसको आप दिखाइए। फिर व्याकरणिक संरचना हो गया, संज्ञा सर्वनाम परसर्ग, ये सब सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष ये आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से हिंदी की आरंभिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है।
सरलीकरण की प्रक्रिया इसे आधुनिक भारतीय भाषाओं में शामिल कर देती है। और संस्कृत पाली से किस तरीके से सरलीकरण की प्रवृत्ति गई है, इसको दिखा के डायग्राम से, क्योंकि आपको जो है वो पेज, यदि आपको समझ में आता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो कम से कम पॉइंट में आप चीज़ों को लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख के वहाँ पे आप चीज़ों को दिखाइए, तब भी आपको नंबर की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आ गया, मैं सब उदाहरण नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरे उत्तर हैं, हालांकि ये पुराने हैं, बाद में और भी सुधार मैं किया था, उसको भी मैं आपके सामने, यदि आप कमेंट करेंगे तो उसको सामने आपके लेके आऊँगा। सारी स्थितियों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत अच्छे लिखने वालों का भी चयन नहीं होता है। राइटिंग का जो है, राइटिंग बहुत लोगों की खराब होती है, जैसे मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसमें तो कुछ ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। राइटिंग का जो प्रभाव है, यदि आपके अंदर कोई ना कोई कमी तो सब मनुष्य के अंदर रहती है, उसी कमियों को दूर करने के लिए, जैसे आपकी राइटिंग में कमी है, तो कम से कम आप जो है वो अच्छाइयाँ दिखाइए अपने कॉपी में, कि मेरी कॉपी जो है वो आकर्षक लगे। उसमें पंक्तियों का प्रयोग करना है। जैसे मैप का जो प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए दक्षिणी हिंदी के बारे में पूछ लिया गया, तो उसमें आप दिखाइए कि इसकी भाषिक स्थिति क्या है और कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, उसको मैप के सहारे आप दिखा दीजिए। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आप बना के चलिए। जैसे ये प्रश्न का उदाहरण मैं देता हूं कि ब्रज भाषा का साहित्यिक अवदान बताइए। तो जो ब्रज भाषा का साहित्यिक अवदान है, थोड़ा सा इसके संदर्भ में परिचय दिया 14वीं शताब्दी, इसको आप मत दीजिएगा, इसको करने का जो पूछा है वही पॉइंट टू पॉइंट साहित्यिक अवदान पूछा है, तो वही चीजें को आप दिखाइएगा। मैं ब्रज भाषा के संदर्भ में थोड़ा सा टिप्पणी करके आगे बढ़ता हूं और ये दिखाता हूं कि ब्रज भाषा जो है स्थापित करने में साहित्यिक अवदान में सूरदास का नाम आ गया सबसे पहले, जो उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत ही अच्छा काम किया है। विशेष भाषा को उठाकर काव्य में स्थान दिया और उसके जगह माधुर्य, उसकी शैली, उसे एक मानक पद पर आसीन करके कार्य किया, भाषा के पद पर। आगे चलते हैं, फिर उसमें दिखाएंगे हर जगह। देखिए अब मैं जो है ब्रज भाषा प्रश्न में पूछा गया था, उत्तर में हर जगह उसका प्रयोग कर रहा हूं। तो सूर पूर्व ब्रज भाषा, सूर युगीन ब्रज भाषा, तो इसके संदर्भ में आगे चलते हैं। ब्रज भाषा का आरंभिक स्वरूप खुसरो की रचनाओं में भी देखा जा सकता है, और सूरदास की ब्रज भाषा पर हम आ गए, क्योंकि प्रश्न का डिमांड क्या था, डिमांड ये था कि आप साहित्यिक जो चीजें हैं उसको दिखाइए। तो उसी हिसाब से मैं अब दिखा रहा हूं कि सूरदास की जो ब्रज भाषा है उसमें वाग विधिकता की जो शैली पाई जाती है, तत्सम शैली, और मुहावरा एवं लोकोक्तियां जो है वो पाई जाती है। अब यहाँ पे आलोचक का कथन उठाया हूं बीच में कि चलती हुई साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा का स्वरूप पहले पहल इन्हीं की कृतियों में देखने को मिलता है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब साहित्यिक योगदान जो है वो ब्रज भाषा में सिखों के भी रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। तो सिखों की जो रचनाएं हैं वहां पे भी ब्रज भाषा हमको देखने को मिलती है। वहां पे मैंने दिखाया कि कहाँ कहाँ तक मिलती है। अर्जुन देव से लेके सभी ब्रज भाषा सभी लोगों ने अपनाया। कवितावली में तुलसी ने तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार एवं वात्सल्य की प्रमुख भाषा जो है वो ब्रज भाषा की रही है। एक एक चीज इसी तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है। ये जो कहते हैं कि कॉपी सही तरीके से, मतलब एग्जामिनर का क्या दृष्टिकोण रहता है, तो दृष्टिकोण यही रहता है, वो आपका पॉइंट देखेगा कि आपने जो पूछा है उसको सही तरीके से लिखा है कि नहीं। आरंभिक जो आपके प्रश्न हैं वो काफी आकर्षक और अच्छे होने चाहिए। जो शुरू में जैसे प्रश्न पूछ लिया गया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, उसमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। बाद वालों में समय मत दे दीजिए, लेकिन कम से कम शुरू में जो प्रश्न पूछा है उसमें आप अच्छा समय दीजिए। और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके लिखावट और जो लेखनी के बीच का अंतर है वह मिट जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं, कि जब आप लिखें तो आपके मन में ये द्वंद्व ना रहे कि अगला प्रश्न ये पूछा है मुझे आ ही नहीं रहा है। जो पूछा है उसी के संदर्भ में आपको सारी चीजें आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए। हाँ, ये सब सारी चीजें आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लिखित परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपकी मौलिकता, कामा आपकी दृष्टि,
कामा 3 जो सूत्र बता रहा हूं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो है भाषा का सुंदर प्रयोग आपको आना चाहिए, भाषा का सुंदर समन्वय आपको आना चाहिए। ये सब सारी चीजें जब आप करेंगे, क्योंकि आप बहुत चीजों को पढ़कर गए हैं, आपने पढ़ लिया सारी चीजों को, उसके बाद वहां पे आ जाएगा कि अर्थवक्रता पर प्रकाश डालिए, तो आप कहेंगे कि यार ये प्रश्न कहां से आ गया। तो यही सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप अभ्यास करेंगे सारे प्रश्नों को, कम से कम एक बार आप अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से कवर कर लीजिए। पाठ्यक्रम का एक भी प्रश्न जो है, जैसे मान लीजिए आपकी कहानियां लगी हैं, 21 कहानियां जो भी है संकलित है, उसमें उसके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता रहना चाहिए। और देखिए सभी प्रश्न में आपको जो है वो उत्तर में नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप 5-6 प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर दे लेते हैं, जिसमें आप लीड ले लेते हैं, तो उसमें कम से कम 5 या 4.5 नंबर आप पा जाते हैं, तब भी आपका चयन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। बाद में आप नहीं पाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें 4-4 भी ले लें तो कम से कम 6 नंबर अच्छे प्रश्नों में आपको उठा लेना है। तो ये सारी चीजें हैं, लिखते रहिए। तो अपना जब लिखिए तो आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, संघर्ष के साथ आपकी गति रहनी चाहिए, नहीं आपका प्रश्न जो है वो छूट जाएगा और आप चयनित नहीं हो पाएंगे, चयनित नहीं हो पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, इससे इन गलतियों से बचना है। शब्दों का संतुलन जो है, शब्दों का संतुलन, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जो है उत्तर पुस्तिका में हर शब्द का अपना धर्म होता है, हर शब्द का दोस्तों अपना धर्म होता है, अपना धर्म होता है। और अनावश्यक जो चीजें हैं, अनावश्यक विस्तार जो है वो केवल कोलाहल के भांति उसमें दिखाई देगा, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। गागर में सागर भरना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे एक सेकंड रुक जाइए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ गया हूं, थोड़ा सा बीच में खुल गया था तकनीकी समस्या की वजह से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे आपका क्वालिटी मैटर करता है या क्वांटिटी मैटर करता है, गुणवत्ता मायने रखती है या फिर आपने कॉपी भर दिया है वो मायने रखता है। कॉपी भरना, देखिए इन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, गुणवत्ता भी देनी है और कॉपी भी थोड़ा बहुत भरी आपको रखनी पड़ेगी। यदि आपसे ये पूछ लिया गया कि कलिकाल का वर्णन कीजिए, कलिकाल का वर्णन, तो ये नहीं है कि मैं बहुत ठोस शब्दों में लिख रहा हूं, उसको मैं 80 शब्दों में लिख के निपटा दिया। आप उस पे कम से कम, यदि आपको 4 पेज लिखने को मिला है तो कम से कम 2.5 पेज या 3 पेज आप उसको लिखिए उदाहरण के साथ, तो है चीजें आपके पक्ष में आएंगी और आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज मायने रखती है। मेरे हिसाब से आपको कॉपी भी भरना है, समझ रहे हैं। ये लोग गुमराह करते हैं कि बहुत अच्छी गुणवत्ता, बहुत अच्छी गुणवत्ता, गुणवत्ता के साथ आपको जो है वो कॉपी जब आपकी भरी लगती है, ऐसा दिखाइए जैसे मेरी रणनीति क्या थी, कॉपी भरना और कॉपी भरी हुई दिखे, इसमें अंतर है। तो कॉपी भरी तब दिखेगी जी आप पंक्तियों का प्रयोग कर देंगे, कोटेशन का प्रयोग कर देंगे, सारी चीजों का प्रयोग कर देंगे, उदाहरण का प्रयोग कर देंगे, तो खुद ही आपकी कॉपी भरी हुई लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रजभाषा में बिहारी का उदाहरण दे दिया, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात,
और भाषा की समाहार एवं समाज क्षमता का जो है सफल उदाहरण इनके पंक्तियों में देखने को मिलता है। इस तरीके से घनानंद में फिर दिखाया साहित्यिक अवदान में कि इनकी सी विशुद्ध ब्रज भाषा लिखने में कोई कभी सफल नहीं हुआ, रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन। फिर इनका उदाहरण अति सूदो स्नेह कुमारक है जहां नेकु सयानब बांक ने। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी लिखेंगे, जैसे मध्यकाल में जब अवधि का विकास अवरुद्ध होने लगा तब खड़ी बोली विकास के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे। ब्रजभाषा ने अपने विकास के चरम काल का अनुभव किया। यही कारण रहा कि भक्ति काल के बाद रीति काल की एकमात्र ब्रज भाषा के रूप में ब्रजभाषा जो है वो प्रतिष्ठित हो गई। ब्रजभाषा ने व्यापकता धारण की और देखते ही देखते संपूर्ण प्रदेश के काव्य की भाषा के रूप में स्थापित हो गई। ये सब सारी चीजें जो है आपके निष्कर्ष में रहनी चाहिए। और विराम एवं विश्राम, विराम चिन्हों का सही प्रयोग आपको करना है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग, तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपको देखते हुए चलनी है। और हमारा जो साहित्य है वो केवल मस्तिष्क का व्यवसाय नहीं है, हमारे हृदय की अनुभूति है। उस समय जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं तो काफी स्थितियां एवं द्वंद्व सामने आने लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अरे इसमें आगे क्या लिखूं। कहीं कहीं लिखते लिखते आप सोचते हैं अब आगे क्या लिखा जाए। तो ऐसी स्थिति में है जो आपकी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए। यदि समय की मांग है तो ऐसे प्रश्न पत्रों में आप लिखते रहिए और आपकी मौलिकता, आपके विचार जो है वो दिमाग में चलते रहने चाहिए। उदाहरण यदि आप अभ्यास करे रहेंगे तो वहां पे याद आएंगे। वो आपको सारी चीजों को देखते हुए चलना है। अब आगे चलते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि ब्रजभाषा की व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये दिखाया कि ब्रजभाषा जो है वो मध्यकाल में 14वें, ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पुरानी कॉपी है, इसको सबको दिखाने की कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है व्याकरणिक विशेषता उस पे आ जाइए। जैसे मैं आ गया ब्रजभाषा की व्याकरणिक विशेषता, ओकारांत की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे चलो, गयो, झगड़ो, ओ की प्रवृत्ति पाई जाती है। तब मैंने उदाहरण दिखाया कि आयो, इसमें ओ, घोष बढ़ो ओ, निर्गुण कौन देश को ओ। तो ये सब सारी चीजें हैं। और आप इसी तरीके से आपको भी लिखना है। आप अपना नोट्स अलग बनाइएगा, ये नहीं कि मेरे नोट्स को देख के इसी तरीके से। आपकी जो मौलिकता और विचार जो है उसमें आप अपने हिसाब से शब्दों का चयन करके आप बनाइए। शब्द के अंत में ई और उ जैसे शब्दों की प्रधानता, बहुरी, मनु, यहाँ पे उ उदाहरण दिया। यहाँ पे भी औ और ओ पाए जाते हैं तो वहां पे उदाहरण दिया ताई हेर की छोहरी छचिया भर नाच पर छाछ पर नाच नचावे। इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद व्याकरण व्यवस्था में संज्ञा, एक वचन और लिंग, ये सब सारी चीजों को दिखाते हुए चला। उसके बाद वर्तमान काल में जैसे ता का अधिक प्रयोग होने लगा तो मैं ता का अधिक प्रयोग हो रहा है तो ता का उदाहरण दे दिया। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। इससे जो है वो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उदाहरण भी दे दिया। भविष्य काल जैसे करेंगे, करिहे का प्रयोग दिखाई देता है। ये सारी व्याकरणिक विशेषताओं को बताते हुए पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। कारक व्यवस्था दिखा दिया कि ब्रजभाषा की क्या है कारक व्यवस्था। ये जो है ये इसी तरीके से आपको रणनीति रहनी चाहिए। यूपी जीडीसी लिखित या जो भी और भी लिखित परीक्षाएं हो गई उसके संदर्भ में आपकी यही रणनीति रहनी चाहिए। केबीएस एबीएस और उसके संदर्भ में तो मैं नहीं बता सकता हूं कि किस तरीके से, क्योंकि ईएमआरएस का जो प्रश्न पत्र था मैंने अभी देखा है। ईएमआरएस, टीजीटी पीजीटी दोनों का प्रश्न पत्र में विश्लेषण किया तो उसमें प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि विद्यापति कौन थे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास, इस तरीके के एक ही पंक्ति में उत्तर देना था। तो उसके संदर्भ में मैं क्या ही बताऊं। इसी तरीके से हो सके केबीएस और उसमें पूछा जा सके तो रणनीति आप दोनों को बना के चलिएगा। आप देख लीजिएगा, अगर लांग पूछा जाए तो मेरी वाली रणनीति अपना लीजिएगा, अगर शार्ट पूछा जाए तो आपकी स्वयं की रणनीति होगी। स्वरागम की प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, कार्य का कारज, उदाहरण देते चल रहा हूं। एक चीज देखिए,
उदाहरण देते चल रहा हूँ। ड़ा का नाम में परिवर्तन, ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ये मेरे जो है, जैसे एक उदाहरण दिया, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरो पन पीयूद को दो भय एक संग। ये ब्रजभाषा का उदाहरण दिया फिर से साहित्य का उदाहरण में। फिर उसके बाद सुधीर अग्रवाल ने 1354 में प्रद्युम्न चरित की रचना की। सिखों के पहले गुरु नानक देव से लेकर अर्जुन देव तक सबकी रचनाओं में पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा फिर से आ गया, ब्रजभाषा। फिर उदाहरण दिया, जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध करिया ते सूखा हरिया। ये सारी चीजें हैं। फिर जो पूछा गया है उसी को बार बार क्यों ला रहा हूं, क्योंकि बार बार लाऊंगा तभी वो उसको लगेगा कि बच्चा जो है अनावश्यक रूप से बातें नहीं लिखा है, अनावश्यक रूप से बातें नहीं लिखा। और यही गलतियां जो हैं वो कई विद्यार्थी कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लिखने के चक्कर में, राइटिंग अच्छी बनाने के चक्कर में वो 11 ही प्रश्न तक पहुंच पाए, बाकी 4 प्रश्न छूट गया और वो चयन से वंचित रह गए। तो इन सब गलतियों से बचना है, सारे प्रश्नों को समान समय देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी रणनीति रहनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि जो प्रश्न हमको नहीं आता है उसमें क्या करें। जो प्रश्न नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, आ ही नहीं रहा है, मान लीजिए वहां पूछ लिया गया, जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो इलियट का जो सिद्धांत है उसके ऊपर प्रकाश डालिए, ऐसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, उसके संदर्भ में कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में एक सुझाव है कि थोड़ा बहुत तो उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम, जब आप, इसलिए मैं कह रहा हूं पाठ्यक्रम को कवर करिए, तो पाठ्यक्रम को कवर करे रहेंगे तो थोड़ा बहुत उसके संदर्भ में जानते रहेंगे और पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखिए। मतलब यहाँ पे लिखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखिए, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे लिखते हुए पेज को वो भर दीजिए। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं। अवधि एवं ब्रज का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अवधि एवं ब्रज का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आप दिखाइए। अवधि उकारांत प्रधान भाषा है, चलऊँ बंदऊ करऊँ इत्यादि। उकारांत आयो गयो, ओ उदाहरण दिया, ऊ का उदाहरण दिया, इस प्रकार से उदाहरण देते हुए चल रहा हूं। अवधि में घोषीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके सारे जो है व्याकरणिक विशेषताओं में क्रिया कारक सारी चीजों पे बात करता हूं। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन एवं उनके द्वारा काल विभाजन के नाम की सार्थकता क्या है। तो इसको हम दिखाएंगे कि शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करके साहित्य इतिहास में आने वाले काल विभाजन एवं नामकरण की समस्याओं को लगभग पूर्णतः समाधान कर दिया। ये तो इनकी अच्छाइयों को बताया हूं, अब इनकी बुराइयां भी आगे हैं कि 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। उस प्रकार उनका विभाजन दिखा दिया कि वीर गाथा काल, समय सीमा, भक्ति काल, आधुनिक काल, ये सब सारी चीजों को दिखाया। उसके बाद आगे बढ़ गया। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तावित नामकरण रीति काल जो है वो आज भी सर्वसम्मति से ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार आधुनिक काल का नामकरण भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये सब सारी चीजें हैं। सीमाएं फिर दिखा दिया गया कि उनके द्वारा वीरगाथा काल के नामकरण के विद्वानों ने कई प्रकार से खंडन किया है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और दोष में दिखा दिया कि सिद्ध और जैन की रचनाओं को बाहर रखना उनकी सबसे बड़ी कमी है। तथ्यों का घोर अभाव, रचना की प्रचुरता से काल का निर्धारण तय नहीं होता। तो ये सब सारी चीजें उनके दोष भी बता दिया गया और उनका काल विभाजन भी दिखा दिया गया कि इस तरीके से काल विभाजन है। और निष्कर्ष में यह दिखाया कि आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य परंपरा में, देखिए निष्कर्ष आपका बहुत ठोस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य में वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिवृत्तात्मक व इतिहास बोध शून्य परंपरा को एक ही झटके में ठोस परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया। यद्यपि उनके कई निष्कर्ष आज भी अमान्य हैं, उनका प्रायः कारण यह रहा कि उस समय साक्ष्य का अभाव। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को न तो पूरी तरीके से लेकर और न पूरी तरीके से छोड़कर आगे के इतिहास ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, आपको जो है वो 4.5 या 5 या 6 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को रखना है। व्याकरणिक अशुद्धियां ये नहीं करना है, मौलिकता बना के रखनी है।
प्रश्नों को कम से कम 250-300 शब्दों में यदि डिमांड है, 4 पेज मिला है तो उसको आप लिखिए। हाँ, और गुणवत्ता भी उसमें पंक्तियों का प्रयोग करिए, उदाहरणों का प्रयोग करिए, ये सब सारी चीजें हैं। और धैर्य एकदम बना के रखिए कि सभी प्रश्न हम कर ही लेंगे। आपको डर रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा कि परीक्षा हाल में जाते जाते बहुत डर रहेगा कि वहां पे कैसे इतने प्रश्नों को किया जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन जब दोस्तों आप लिखने लगेंगे तो सारी चीजें आपको याद आने लगेंगी, लिखने लगेंगे तो सारी चीजें खुद ही स्वयं याद आने लगती हैं। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, और सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लिखेंगे। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत शुभकामनाएं हैं जो भी केबीएस या उसकी मुख्य परीक्षा देने जा रहा है, टायर जो भी लगी हुई है, या यूपी जीडीसी लिखित परीक्षा जो है, इन सब सारी चीजों को एकदम सही तरीके से देख लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।